बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 4th ईयर, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, माशियात। आज के लेक्चर का टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, कौमी आमदनी के बुनियादी तसव्वुरात। रिकमेंडेड बुक 4th ईयर के लिए रहबर माशियात है। जैसा कि स्टूडेंट्स आपने 3rd ईयर में भी रहबर माशियात बाय प्रोफेसर अब्दुल गनी चौधरी उसी में से अपने तमाम कोर्स कंटेंट्स को कवर किया था उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के पास जो बुक उन्होंने 3rd ईयर में पढ़ी थी उसी राइटर की 4th ईयर की बुक ले लें। अदरवाइज जो भी 4th ईयर की बुक अवेलेबल हो इंग्लिश मीडियम में वो उसमें से अपने लेक्चर्स को कवर कर सकते हैं। According to Islamic University, the course outline for 4th year economics is given here. For section 1, खुली माशियात, सेक्शन 1 में सिर्फ खुली माशियात के टॉपिक्स हमने कवर करने होंगे। यहाँ जो सामने टॉपिक्स दिए हुए हैं 7 हेडिंग्स के अंडर, कौमी आमदनी और इसकी पैमाइश, कौमी आमदनी के मुअय्यनात, कौमी आमदनी का तयन, कौमी आमदनी का उतार चढ़ाव, ज़री पॉलिसी और कौमी आमदनी का तयन, मालियाती पॉलिसी और कौमी आमदनी का तयन, तिजारत खारजा और कौमी आमदनी। सेक्शन 2 में हम कवर करेंगे पाकिस्तान की मुआशी तरक्की। इसमें जो मेन टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं, मुआशी तरक्की का तसव्वुर और पैमाइश, मुआशी मनसूबाबंदी, पाकिस्तानी मईशत के अहम शोबे, पाकिस्तान का शोबा बैंकारी, तिजारत खारजा और गैर मुल्की इमदाद, पाकिस्तान का मालियाती निज़ाम। सिमिलरली इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए सेम टॉपिक्स इंग्लिश में यहाँ सामने आपको नज़र आ रहे होंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर जो टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर जो आपने टॉपिक्स पढ़ने हैं। पेपर का पैटर्न आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन कंपलसरी होगा जिसमें 5 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं 4 ईच मार्क्स के, या 4 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं 5 ईच मार्क, 20 मार्क्स का वो क्वेश्चन होगा, कंपलसरी करना होगा। पूरी बुक में से कहीं से भी वो क्वेश्चन लिए जाते हैं। जो सेक्शन 1 है इसमें से आपको 2 क्वेश्चन तैयार करने होंगे, ये 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे, और इसी तरह से सेक्शन 2 में भी आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने लाजमी है। तो आपने उसी हवाले से दोनों सेक्शन को लाजमन तैयार करना है कि आप एक सेक्शन तैयार करके अपना 100% पेपर अटैम्प्ट नहीं कर सकते। बुक का कंटेंट्स का पेज यहाँ मैंने शेयर किया हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। सेम जैसे अभी हमने सिलेबस की बात की है, कुली माशियात और पाकिस्तान की मुआशी तरक्की, 2 सेक्शंस की सूरत में अलग अलग से। पहले सेक्शन में 12 चैप्टर और दूसरे सेक्शन में 13 चैप्टर। आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसका टॉपिक है हमारे आज के लेक्चर में कौमी आमदनी और इसकी पैमाइश। सबसे पहले हम कौमी आमदनी की डेफिनेशन की बात करते हैं। डॉक्टर मार्शल कहते हैं कि अशिया और खिदमात की वो मकदार जो किसी मुल्क के लोग अपने सरमाए और कुदरती वसाइल से काम लेकर एक मुकर्ररा अरसे में पैदा करते हैं, उसे हम कौमी आमदनी कहते हैं। और ये अरसा आमतौर पर 1 साल का होता है। कि किसी मीशत की अगर हम बात करते हैं तो 1 साल के दौरान उस मीशत में रहने वाले जो लोग हैं वो अपने कुदरती वसाइल को इस्तेमाल करते हुए और अपने पास मौजूदा तमाम सरमाए को इस्तेमाल करते हुए जितनी टोटल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, अशिया और खिदमत तैयार करते हैं, वो उस मुल्क की कौमी। प्रोफेसर फिशर ने इसकी डेफिनेशन बताई है कि 1 साल में सर्फ की जाए जितनी कुल मिकदार अशिया और खिदमत की, उसे हम कौमी आमदनी कहते हैं। प्रोफेसर मार्शल की डेफिनेशन फ्रॉम प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से थी और प्रोफेसर फिशर की डेफिनेशन फ्रॉम कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसी तरह से आपके सामने प्रोफेसर गार्डनर एक्ले की डेफिनेशन है, जो उन्होंने कौमी आमदनी की डेफिनेशन पेश की है कि कौमी आमदनी असल में किसी फ़र्द की आमदनी से मुराद हम कहेंगे कि उसकी वो अर्निंग है जो वो अपनी ज़ाती सलाहियतों या अपनी जायदाद की पैदावारी सलाहियतों की वजह से अर्न करता है। और अगर हम कौमी आमदनी की बात करेंगे तो जैसे एक फ़र्द की हमने आमदनी डिफ़ाइन की है, इसी तरह से तमाम मईशत में रहने वाले तमाम अफराद की आमदनियों को जमा कर लेंगे तो वो कौमी आमदनी हो जाएगी उस मईशत की। यहाँ यूएसए के शोबा कॉमर्स की डेफिनेशन भी दी हुई है। ये वैसे ही है जैसे ऊपर हमने डिस्कस किया अभी एक फ़र्द की आमदनी, तो यहाँ चारों आमलीन पैदाइश की आमदनियों को अगर हम जमा कर लें तो उससे हमें कौमी आमदनी उस मईशत की पता। इसके बाद नेक्स्ट है प्रोफेसर सैमुअल्सन ने जो डिफ़ाइन किया है कि मजमूई तौर पर किसी मुल्क में पैदा होने वाली अशिया खिदमात के सालाना बहाव की ज़री मालियत या ज़री कदर कीमत को कौमी आमदनी का नाम दिया जाता है। कि टोटल 1 साल में जितनी गुड्स और सर्विसेज वहाँ सर्कुलेट होती रही हैं, ट्रांजैक्शंस होती रही हैं, प्रोड्यूस हुई, कंज्यूम हुई और इसी तरह से सर्कल चलता रहा,
तो पूरे एक साल के अरसे में ये जो बहाव है, इसको अगर हम मैयर करें तो ये उस मुल्क की कौमी आमदनी कहलाएगी। एक जामे तारीफ यहाँ दी हुई है कि अगर हम अशिया खिदमात के बहाव की मालियत की बात करें तो एक साल के अरसे में अशिया खिदमात का बहाव हमने ले लिया, लेकिन उसमें से दो चीज़ें हमने माइनस करनी होंगी। एक तो डेप्रीसिएशन अलाउंस, सरमाए की फरसूदगी का अलाउंस, यानी जो मशीनरी की टूट फूट के ऊपर आपके अखराजात होते हैं, और दूसरा बिल वास्ता टैक्सेस को हम माइनस कर देंगे। नेक्स्ट हमने जो टॉपिक यहाँ पे पढ़ना है वो है कौमी आमदनी के मुख्तलिफ तस्वुरात, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। 6 कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम यहाँ पढ़ेंगे: GNP, GDP, NNP, नेशनल इनकम, पर्सनल इनकम एंड डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। पहला है खाम कौमी पैदावार। इसका दूसरे नाम इसका मुरक्कब कौमी पैदावार भी है, इंग्लिश में इसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको पिछली डेफिनेशन से काफ़ी मिलती जुलती लगेगी कि एक साल के अरसे में किसी मुल्क के जो लोग हैं, जो जितनी टोटल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं वो मुख्तलिफ शोबों से आ रही है। वो ज़रूरी शोबा है, सनती शोबा है, खिदमात हैं, तमाम इदारों से हासिल होने वाली कुल अशिया और ख़िदमत जो कि एक साल के अरसे में तैयार हुई हैं, उन सब का जो मजमूआ है वो खाम कौमी पैदावार कहलाता है। लेकिन खाम कौमी पैदावार की पैमाइश करते हुए हमने मंदरजा झेल चीज़ों का ख्याल रखना है कि इनसे बचना है ताकि उसकी एक्यूरेट वैल्यू में पता चल सके। दोहरी गिनती से बचना है। डबल काउंटिंग मीन कि अगर एक प्रोडक्ट एग्रीकल्चर साइड से हमने उसको कैलकुलेट कर लिया है, अब वही दोबारा अगर इंडस्ट्री में जाके प्रोसेस हो रहा है, जैसे कपास है तो वो इंडस्ट्री में जाके धागा और कपड़ा बन रही है और आगे फर्दर प्रोसेस हो रही है, तो उसकी अगर एग्रीकल्चर में टोटल वैल्यू ऐड कर लिया तो अब हमने इंडस्ट्री में उसकी टोटल वैल्यू ऐड नहीं करनी, उसकी सिर्फ एडिशनल वैल्यू ऐड करेंगे। इस तरह से हम दोहरी गिनती से बच सकते हैं। ज़ाती इस्तेमाल में आने वाली जो अशिया और ख़िदमत हैं उनका शुमार नहीं होता आमतौर पर, लेकिन वो ख़िदमत चूँकि एक्चुअली परफॉर्म हो रही होती हैं तो उसका शुमार होना चाहिए खाम कौमी पैदावार में। जैसे हम अपनी गाड़ी खुद चलाते हैं अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, उसे टैक्सी के तौर पर नहीं इस्तेमाल कर रहे। इसी तरह से अगर हम ख़वातीन घर के काम काज खुद करती हैं और उसके बदले में वो कोई पेमेंट वसूल नहीं कर रही, तो वो भी खिदमत अंजाम दे रही हैं, तो एक्चुअली इन खिदमत को खाम कौमी पैदावार में काउंट किया जाना चाहिए। और तीसरे नंबर पे ज़ख़ीरा अंदोज़ी, स्मगलिंग या आमदनियों के गलत आदाद शुमार। जो लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, वो अपनी उस तरीके से कमाई हुई आमदनी को ज़ाहिर नहीं करते, इसलिए वो आमदनी खाम कौमी पैदावार में शामिल होने से रह जाती है। बैरून मुल्क आमदनियों को शुमार करना कि हमने जो बैरून मुल्क से जो आमदनियाँ हमारी आ रही हैं, वो चाहे अफराद हैं जो बैरून मुल्क गए हुए और पैसे कमा के अपने मुल्क में भेज रहे हैं, या कंपनियाँ हैं हमारी जो वहाँ काम कर रही हैं, वहाँ से हमारे लिए पैसे मुल्क में आ रहे हैं, तो हमने उन आमदनियों को भी शामिल करना है। इसी तरह से जैसे अगर किसी दूसरे मुल्क की कंपनी हमारे पास काम कर रही है तो उसकी आमदनी हमारी आमदनी नहीं होगी, वो यहाँ से चली जाएगी, वो उस दूसरे मुल्क की खाम कौमी पैदावार का हिस्सा होगी। अब हमने अगर ये देखना हो कि टोटल कौन कौन सी चीज़ें हैं जो खाम कौमी पैदावार में शामिल हैं, दोनों तरह के सरफी खर्च, चाहे वो निजी हैं या सरकारी हैं, दोनों तरह की सरमायाकारी, निजी सरमायाकारी, सरकारी सरमायाकारी, और तीसरे नंबर पे नेक्स्ट है गैर मुल्की सरमायाकारी, और आखिरी है बरामदात और दरामदात का फ़र्क। हम इन तमाम चीज़ों को अगर एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो इसकी मसावात, इसकी इक्वेशन ये बनेगी: खाम कौमी पैदावार बराबर है सरमाया सर्फ जमा सरमायाकारी जमा हुकूमती खर्च और सरमायाकारी जमा बरामदात माइनस दरामदात। सर्फ यहाँ पे प्राइवेट सर्फ है, सरमायाकारी यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, और प्लस गवर्नमेंट की दोनों चीज़ें इकट्ठी ऐड करके हमने लिख दी हैं। जब सिम्बॉलिकली हम इसको लिखते हैं तो सर्फ के लिए C, इन्वेस्टमेंट के लिए I, और गवर्नमेंट की दोनों चीज़ों के लिए कैपिटल G लिखते हैं। बरामदात और दरामदात के लिए X और M लिखा जाता है। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी टू फाइंड आउट खाम कौमी पैदावार। दूसरा कॉन्सेप्ट है खालिस कौमी पैदावार। अगर स्टूडेंट्स आपको खाम कौमी पैदावार का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो खालिस कौमी पैदावार के लिए सिर्फ आपने ये करना है कि जो कैलकुलेट हमने की थी खाम कौमी पैदावार, उसमें से मुल्क के अंदर होने वाले पूरे साल के टोटल जो फरसूदगी के अखराजात हैं, डेप्रीसिएशन अलाउंसेज हैं, उसको माइनस कर देना, तो हमारे पास रिमेनिंग जो अमाउंट होगी वो खालिस कौमी पैदावार होगी। अगला तीसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास है खाम मुल्की पैदावार। खाम मुल्की पैदावार को अगर हम कंपेयर करें खाम कौमी पैदावार के साथ, तो इन दोनों में एक बहुत मेजर फ़र्क है कि खाम कौमी पैदावार में बैरून मुल्क की आमदनियाँ भी शामिल हैं, जबकि खाम मुल्की पैदावार में बैरून मुल्क की आमदनियाँ शामिल नहीं है। सिर्फ इतना फ़र्क है इन दोनों में, बाकी इसकी डेफिनेशन भी सेम वही होगी कि पूरे साल के अंदर एक मुल्क के तमाम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए जितनी कुल अशिया खदमात पैदा की जाएंगी वो उस मुल्क की खाम मुल्की पैदावार होगी, लेकिन इसमें बैरून ज़राए से हासिल होने वाली आमदनियाँ शामिल नहीं होंगी। यहाँ आप एक मसावात देख सकते हैं। खाम मुल्की पैदावार जो है ये बराबर है खाम कौमी पैदावार माइनस बैरूनी ज़राए से हासिल करदा आमदनी। अब हम डिफाइन करेंगे कौमी आमदनी को इसी कॉन्टेक्स्ट में जैसे हम चलते आ रहे हैं।
तो यहाँ एक डेफिनेशन इक्वेशन की फॉर्म में ज़्यादा बेहतर आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि अगर हम पिछले कॉन्सेप्ट को देखें खारिज कौमी पैदावार, तो कौमी आमदनी जो है वो कैसे हासिल की जा सकती है अगर हम खालिस कौमी पैदावार में से बिलवास्ता टैक्स को माइनस कर दें और ए आने जमा कर दें, तो हमारे पास कौमी आमदनी का आंसर आ जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट है शख्सी आमदनी। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है एक शख्स की आमदनी। बहुत सारी आमदनियाँ होती हैं जो किसी एक शख्स की पर्सनल इनकम में तो शामिल होती हैं, लेकिन वो कौमी आमदनी में शामिल नहीं होती, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट और मेन एग्जाम्पल है इंतकाली अदायगियाँ, ट्रांसफ़र पेमेंट्स। ये वो अदायगियाँ होती हैं जो हम बगैर किसी काम के हमें पैसे मिल रहे होते हैं। हमें कोई गिफ्ट मिल रहा है, हम एज अ स्टूडेंट आपको कोई स्कॉलरशिप मिल रहा है, एक गरीब इंसान है उसको खैरात और सदक़ात मिल रहे हैं, एक रिटायर्ड एम्प्लॉई है, मुलाजिम है जो कि रिटायर हो चुका है, उसको पेंशन मिल रही है। ये तमाम वो लोग हैं जो कोई काम फ़िलहाल परफॉर्म नहीं कर रहे और उन्हें पैसे मिल रहे हैं, तो ये इनकी शख्सी आमदनी तो है, लेकिन चूँकि ये विदाउट एनी परफॉर्मेंस एक्टिविटीज़ के उनको मिल रहे हैं, तो इसलिए ये कौमी आमदनी में शामिल नहीं होते। इसी तरह से दूसरी चीज़ जो है, शख्सी आमदनी में बराह रास्त टैक्सेस शामिल होते हैं, जबकि कौमी आमदनी में बराह रास्त टैक्सेस शामिल नहीं होते। और तीसरी चीज़ ऐसी चीज़ है जो कि शख्सी आमदनी में शामिल नहीं होती लेकिन कौमी आमदनी में शामिल होती है। वो क्या है? वो है किसी जो मुश्तरका सरमाए की कंपनियाँ होती हैं, उनके ऐसे मुनाफ़ाजात जो तक़सीम नहीं किए जाते, वो जॉइंट अकाउंट में रखे जाते हैं। अगर 10 शेयर होल्डर्स हैं तो कंपनी का टोटल प्रॉफिट उन 10 लोगों में बराबर तकसीम नहीं कर दिया जाएगा या प्रोपोर्शनली तकसीम नहीं कर दिया जाएगा, बल्कि उसकी एक ख़ास अमाउंट जो पहले से डिसाइडेड होगी वो अलग कंपनी के जॉइंट अकाउंट में रख ली जाएगी। ये वो अमाउंट है जो कि कौमी आमदनी में शामिल है, कैलकुलेट हुई है, लेकिन चूँकि वो पर्सनली लोगों में डिवाइड नहीं हुई, इंडिविजुअल्स में डिवाइड नहीं हुई, पार्टनर्स में डिवाइड नहीं हुई, तो हम उसे शख्सी आमदनी में शामिल नहीं करेंगे। शख्सी आमदनी को डिफ़ाइन करने का मकसद यहाँ पे ये था कि जैसे पीछे एक इकोनॉमिस्ट ने बताया कि एक शख्स की जो कमाई है अगर हम देखें उसको कैलकुलेट कैसे करना है और तमाम अशखास तमाम अफराद की आमदनी को जमा करेंगे तो कौमी आमदनी बन जाएगी। तो यहाँ भी यही मकसद है कि हम शख्सी आमदनी की डेफिनेशन बयान कर रहे हैं। तो इस तरह से एक शख्स की आमदनी को मैयर करने के बाद तमाम अशखास की आमदनियों को इसी तरीके से मैयर करने के बाद हम अगर तमाम अशखास की आमदनियों को जमा कर लें तो ये कौमी आमदनी बन जाएगी। जब हम इसका कंपैरिजन करेंगे तो नीचे एंड पे आप एक इक्वेशन देख सकते हैं, शख्सी आमदनियों का मजमुआ बराबर है कौमी आमदनी, उसमें इंतकाली अदायगियाँ प्लस कर दें, बराह रास्त टैक्सेस प्लस कर दें, लेकिन मुश्तरका सरमाए की कंपनियों के गैर तकसीम शुदा या गैर मुनक़सम मुनाफ़ाजात को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास शख्सी आमदनियों का मजमुआ हासिल हो जाएगा। अगर आपने इसी इक्वेशन में से कौमी आमदनी को फाइंड आउट करना है तो हम इक्वेशन को जैसे लेफ़्ट और राइट साइड पर आप प्लस और माइनस करके उसको फाइंड आउट करते हैं, तो कौमी आमदनी राइट साइड पे अगर चली जाती है, ये लेफ़्ट साइड पे चली जाती है, तो आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौमी आमदनी बराबर है शख्सी आमदनियों का मजमुआ माइनस इंतकाली अदायगियाँ माइनस बराह रास्त टैक्सेस और जमा मुश्तरका सरमाए की कंपनियों के गैर मुनक़सम मुनाफ़ाजात। आखिरी कॉन्सेप्ट हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स में से है काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। शख्सी आमदनी अगर आपको समझ आ गया है तो शख्सी आमदनी में से अगर बराह रास्त टैक्सेस को माइनस कर दिया जाए, जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो किसी भी शख्स की वो आमदनी होगी जिसे वो अपनी मर्ज़ी से खर्च कर सकता है। इसके लिए एक बहुत सिंपल सी मसावात है कि शख्सी काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी बराबर है शख्सी आमदनी माइनस बराह रास्त टैक्स। इस तरीके से आप डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम को फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपने थर्ड ईयर में इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी किए थे। अब जो नीचे एक गोशवारा आपको नज़र आ रहा है, ये सिर्फ रिवीजन है। आपने तमाम कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया, पढ़ लिया। अब उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस चीज़ में से क्या चीज़ माइनस करनी है, क्या प्लस करनी है, तो अगला कॉन्सेप्ट सामने आ जाएगा। इस गोशवारे को फ़र्ज़ी वैल्यूज़ लेके आपने खुद अपने समझने के लिए इसकी प्रैक्टिस करनी है। आखिरी एक छोटा सा कंपैरिजन वाला टॉपिक है हकीकी आमदनी और ज़रिया आमदनी, कि किसी मुल्क की हकीकी आमदनी क्या होती है और ज़रिया आमदनी क्या है। ज़रिया आमदनी एक्चुअली इन्फ्लेशन के फैक्टर को क्लियर नहीं करती। वो इन्फ्लेशन उसके अंदर इन्वॉल्व होता है कि अगर किसी मईशत की जो आमदनी है वो 5 साल पहले 2000 बिलियन थी और अब वो 4000 बिलियन हो गई है, तो हम उसमें देखते हैं कि ज़रिए आमदनी में इजाफा हो गया। लेकिन हो सकता है कि मईशत में इन्फ्लेशन आया हो, कीमतों में इजाफा हुआ हो। अगर कीमतें भी दुगनी हो गई हैं इस टाइम पीरियड में, तो हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि मुल्क की हकीकी आमदनी में कोई फ़र्क नहीं हुआ, यानी अशिया और ख़िदमत उतनी ही पैदा हुई जितनी के पहले पैदा हुई थी। तो अगर हम उसी पिछले साल जो प्रीवियस जो ईयर हमने लिया था उसी की बेस पर अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी हमारे पास, वही आंसर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि हकीकी आमदनी में कोई इजाफा नहीं हुआ, सिर्फ ज़री आमदनी में इजाफा हुआ है
कीमतों के बढ़ने की वजह से। अगर कीमतें ना बढ़ती तो हम देख सकते थे कि ये जितनी आमदनी हमारी पहले थी उतनी ही आमदनी अब इस दफ़ा हुई है। तो ये डिफरेंस है हकीकी आमदनी और ज़रिया आमदनी में। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने प्रिपेयर करना है। स्टूडेंट्स, इस पूरे लेक्चर में कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको समझ ना आया हो तो आप कमेंट्स में उसके बारे में सवाल कर सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।